हेलो फ्रेंड्स, श्रम कानून से संबंधित अधिनियमों में आज दूसरा अधिनियम हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो दूसरा अधिनियम है वो है समान पारिश्रमिक अधिनियम। जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि ये समान पारिश्रमिक अधिनियम जो है वो बेस्ड है महिला श्रमिक और पुरुष श्रमिक के लिए। कि हम देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कई नियोजनों में समान कार्य समान क्षमता के लिए पुरुष श्रमिक को अलग वेतन दिया जाता है और महिला श्रमिक को अलग दिया जाता है, और ये जो अलग वेतन होता है वो पुरुष श्रमिक से कम होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि महिला श्रमिक के साथ अन्याय हो जाता है। तो महिला श्रमिकों के साथ होने वाले इस अन्याय को रोकने के लिए इस अधिनियम का निर्माण जो है वो किया गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये अधिनियम क्या है। तो हम धारा से ही शुरू करते हैं। तो ये जो धारा 1 है, धारा 1 में क्या हुआ है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ दिया गया है इस अधिनियम का। तो ये जो अधिनियम है उसका संक्षिप्त नाम है समान पारिश्रमिक अधिनियम। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और इसका प्रारंभ या ये लागू कब से हुआ है तो 1 फरवरी 1976 से ये अधिनियम जो है वो लागू हो चुका है। इसमें कुल 18 धाराएं हैं। अब धारा 2 की बात करते हैं। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि धारा 2 में इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कुछ विशेष शब्दों के परिभाषाएं दी गई है। तो जैसे कि धारा 2 के 6 में दिया गया है पारिश्रमिक की परिभाषा। धारा 2 के ज में दिया गया है एक ही काम या समान प्रकृति के काम किसे कहते हैं। जो हम बात कर रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक, तो समान काम किन्हें कहा जाएगा, समान पारिश्रमिक किसे कहा जाएगा, इसकी परिभाषा दी गई है धारा 2 के ज में। अब हम आते हैं धारा 3 में कि अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव, कि ये जो अधिनियम है उसका कैसा कैसा प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में धारा 3 में बताया गया है। धारा 4 है, धारा 4 में बताया गया है कि समान मजदूरी देने के लिए मालिक के कर्तव्य, जो नियोजक होगा, जो मालिक होगा, उसके कौन कौन से कर्तव्य होंगे समान मजदूरी देने के लिए, इसके बारे में हमें धारा 4 में बताया गया है। अब हम आते हैं धारा 5 में कि पुरुष व स्त्री कर्मकारों की भर्ती करते समय कोई विभेद न किया जाए। पुरुष और स्त्री कर्मकारों की भर्ती करते समय कोई भी विभेद न किया जाए, ये बात कही गई है धारा 5 में। और सिवाय अब एक कंडीशन आ जाती है कि किस कंडीशन में ये स्टेटमेंट जो है वो लागू नहीं होगा, तो सिवाय उस दशा में जिसमें ऐसे काम में स्त्रियों का नियोजन तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा उसके अधीन प्रतिसिद्ध या निर्बंधित है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन अगर आ जाती है या ऐसा कोई नियोजन है जिसमें उस स्त्री का नियोजन है, जिसमें स्त्री का नियोजन या कार्य करना मुश्किल है, तो इस कंडीशन में बस ये धारा जो है वो लागू नहीं होगी। अब हम आते हैं धारा 6 में। धारा 6 में देते हैं कि सलाहकार समितियां कि समुचित सरकार नियोजन में स्त्रियों को अधिक अवसर प्रदान करने के लिए एक या एक से अधिक सलाहकार समितियों का गठन करेगी। समुचित सरकार का मतलब है या तो केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार, जो भी डिसाइडेड होगा वो एक या एक से अधिक सलाहकार समितियों का निर्माण करेगी। और ये सलाहकार समितियां जो हैं वो इस बात पर कार्य करेगी या सरकार को सलाह देगी कि हम क्या ऐसा कार्य करें जिसके द्वारा स्त्रियों की सहभागिता जो है या उनका जो नियोजन है, उनकी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ जाए। और धारा 6 का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इन सलाहकार समितियों का कार्य विभिन्न प्रतिष्ठानों या सरकार द्वारा अधिसूचित रोजगारों में महिलाओं को नियोजित करने की सीमा के संबंध में सलाह देना है। तो ये थी हमारी धारा 6। अब हम आते हैं धारा 7 में। धारा 7 में बोला गया है कि दावों और परिवादों की सुनवाई और विनिश्चय करने के लिए प्राधिकारियों को नियुक्त करने की सरकार की शक्ति। मतलब यदि कोई मजदूर है जो पीड़ित है और वो न्यायालय में अपने दावे पेश करता है, तो उन दावों से डील करने के लिए जो सरकार है वो क्या करेगी, कुछ प्राधिकारियों की नियुक्ति करेगी। तो इस प्राधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में धारा 7 में बताया गया है। और ये जो प्राधिकारी होगा वो श्रम अधिकारी के पद से नीचे का नहीं होगा। ये जो प्राधिकारी जिसकी नियुक्ति सरकार करेगी वो श्रम अधिकारी के पद के नीचे का नहीं होगा। ये बात बोली गई है धारा 7 में। अब हम आते हैं धारा 8 में।
धारा 8 बोलता है कि रजिस्टर बनाए रखने के लिए नियोजकों के कर्तव्य, जैसा कि हमने पिछले उसमें भी देखा है अधिनियम में कि जो नियोजक है उसे रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है। उस रजिस्टर में दिया होता है कि आपके अंदर कितने मजदूर काम करते हैं, उनको क्या सैलरी हम पे करते हैं, सैलरियों में क्या कटौती कर रहे हैं, क्या जुर्माना लगा रहे हैं। तो ये जो सारी डिटेल्स है उसका जो रजिस्टर है वो नियोजक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये बात कही गई है इस अधिनियम के धारा 8 में। अब हम आते हैं धारा 9 में। इस अधिनियम की धारा 9 जो है वो निरीक्षक के बारे में बताती है कि एक निरीक्षक की नियुक्ति की जाएगी और इस निरीक्षक की नियुक्ति जो है वो समुचित सरकार के द्वारा की जाएगी, या तो केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा। और ये जो निरीक्षक होंगे इनका कार्य क्या होगा, तो इनका कार्य यह अन्वेषण करना है कि क्या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का नियोजकों के द्वारा पालन किया जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि जो समुचित सरकार होगी वो निरीक्षक की नियुक्ति करेगी और ये जो निरीक्षक है उनका कार्य होगा ये देखना कि जो नियोजक है वो इस अधिनियम के बनाए गए उपबंधों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कार्य करेगा निरीक्षक। यह थी हमारी धारा 9। अब आते हैं हम धारा 10 में। धारा 10 में है शास्तियां। शास्तियां मतलब फिर से वही दंड का प्रावधान है कि यदि कोई निरीक्षक देखता है कि कोई भी नियोजक जो है वो इस उपबंध के इस अधिनियम के अनुकूल कार्य नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन में उस नियोजक को कौन कौन सी दंड मिलेंगे। तो 10 के 1 में है, धारा 10 का 1 जो है वो बोलता है कि कोई भी नियोजक यदि क मजदूरी संबंधित रजिस्टर या दस्तावेज सुरक्षित नहीं रखता है, ख किसी भी तरह का कागजी रिकॉर्ड जो मजदूरों से संबंधित है वो निरीक्षक के मंगाए जाने पर पेश नहीं करता है, ग किसी मजदूर को पेश होने से रोकता है कि यदि कोई वाद है जिसमें मजदूर जो है वो किसी अन्य मजदूर को अपना साक्ष्य बनाता है लेकिन जो नियोजक है वो उस मजदूर को पेश होने से रोक देता है तब, या फिर घ कोई जानकारी देने से इनकार करता है, मतलब नियोजक जो है वो निरीक्षक के द्वारा पूछी गई किसी भी बात की जानकारी देने से इनकार कर देता है, तो इस कंडीशन में उसे 1 माह की जेल या फिर 10,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों ही दंड दिया जाएगा। मतलब या तो उसे हो सकता है कि 1 महीने की जेल हो जाए या फिर 10,000 रुपए जुर्माना और या तो फिर दोनों ही दंड स्वरूप उसे भोगना पड़ेगा। तो ये है धारा 10 का 1। अब हम आते हैं धारा 10 के 2 में। धारा 10 के 2 में लिखा गया है कि अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यदि कोई नियोजक, ये हमारा सेकंड कंडीशन है कि किस कंडीशन में नियोजक को दंड मिलेगा, तो इसमें है अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात यदि कोई नियोजक अधिनियम का उल्लंघन करके कोई भर्ती करता है, इस अधिनियम में जो भी स्टेटमेंट्स हैं उसके ऑपोजिट जाकर भर्ती करता है, वेतन में लिंग के आधार पर विभेद करता है, लिंग संबंधित भेदभाव करता है, सरकार के आदेश का पालन नहीं करता है, तो ये 4 कंडीशन अगर वो जो नियोजक है वो करता है तो उसको 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर 3 महीने की जेल, मतलब 3 महीने से 1 साल तक की जेल और या फिर दोनों ही हो सकता है। और अगर ये गलती पहली बार है तो इस कंडीशन में उसे ये सजा मिलेगी, लेकिन अगर फिर से वो नियोजक किसी उसी मजदूर या फिर अन्य मजदूर के साथ ये गलती दोहराता है तो दोबारा गलती किए जाने पर उसको 2 साल की सजा का प्रावधान इस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है। ये थी हमारी धारा 10 का 2। अब धारा 10 के 3 में क्या लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति नियोजक के कहने पर निरीक्षण की कोई रजिस्टर या अन्य दस्तावेज पेश करने से इनकार नहीं करेगा। अगर निरीक्षक किसी भी प्रकार का दस्तावेज मंगाता है तो कोई भी नियोजक उसे देने से इनकार नहीं कर सकता। यदि वो इनकार करता है तो उसके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये हमारी धारा 10 थी जिसमें भिन्न भिन्न शास्तियां मतलब दंड का प्रावधान है। अब हम देखते हैं धारा 11। धारा 11 में लिखा हुआ है कि कंपनियों द्वारा अपराध, कि अगर ये अपराध कोई व्यक्ति न करके कोई कंपनी करती है तो फिर क्या होगा, तो अगर अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तो वह प्रत्येक व्यक्ति जो उस कंपनी के कार्य का संचालन कर रहा है और जिसका कंपनी के कार्य में पूर्ण रूप से नियंत्रण है जिम्मेदार माना जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई भी कंपनी है
और वो इस अधिनियम का उल्लंघन करती है, तो इस कंडीशन में जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा जिसके अंडर ये कंपनी वर्क करती है वो जिम्मेदार माना जाएगा। ठीक है। और इसमें एक नेक्स्ट सेक्शन है कि ऐसा व्यक्ति दंड का भागी नहीं बनेगा जो साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया है। यदि जो भी जवाबदेह व्यक्ति है वो ये साबित करता है कि उसका जो भी अपराध है उसकी जानकारी उसको नहीं है, या फिर जो भी अपराध हो गया है तो उसके निवारण के लिए वो बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो इस कंडीशन में उसे दंड नहीं दिया जाएगा। अब हम आते हैं धारा 12 में कि अपराधों की संज्ञान और विचारण, कि अगर कोई अपराध हो गया है तो वो किसके संज्ञान में आएगा और उस पर क्या विचार किया जाएगा। तो ये आएगा, अगर कोई अपराध हो गया है तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इसका विचरण किया जाएगा। ठीक है। अब आते हैं धारा 13 में कि धारा 13 जो है वो नियम बनाने की शक्ति देता है। जो भी समुचित सरकार है उसको ये धारा 13 नियम बनाने की शक्ति देता है, और नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार के पास है। इस अधिनियम से संबंधित कोई भी नियम बनाना है तो वो नियम केंद्र सरकार ही बनाएगी। अब हम आते हैं धारा 14 में कि निर्देश देने संबंधित केंद्र सरकार की शक्ति, कि केंद्र सरकार किसे इस अधिनियम से संबंधित निर्देश दे सकता है। तो केंद्रीय सरकार किसी, धारा 14 में बताया गया है कि केंद्रीय सरकार किसी राज्य सरकार को उस राज्य में इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के संबंध में निर्देश दे सकती है। केंद्रीय सरकार चाहे तो संबंधित राज्य को ये निर्देश दे सकती है कि वो अपने राज्य में इस अधिनियम का पालन कराए। ये लिखा गया है धारा 14 में। अब हम आते हैं धारा 15 में कि कतिपय विशेष मामलों में अधिनियम लागू ना होना, कि वो कौन सी कंडीशंस होगी जिसमें ये अधिनियम लागू नहीं होगा। तो उसमें जो फर्स्ट कंडीशन वो ये है कि स्त्रियों के साथ विशेष बर्ताव करने वाली किसी विधि की अपेक्षाओं के अनुपालन में शर्तों को प्रभावित करने वाले मामलों को लागू नहीं किया जाएगा। कई ऐसे नियोजन होते हैं जिसमें स्त्रियों को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट्स की जरूरत होती है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो अधिनियम है वो लागू नहीं होगा, क्योंकि वहां पे उन फीमेल्स को स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसका जो दूसरा सेक्शन है वो बोलता है कि शिशु जन्म या प्रत्याशित जन्म, मतलब अगर कोई लेडी है जिसने शिशु को जन्म दिया है या फिर जन्म देने वाली है तो इस कंडीशन में, और निवृत्त, विवाह या मृत्यु या उसके संबंध में किसी व्यवस्था से संबंधित निबंधन और शर्तें हैं तो इस कंडीशन में ये जो अधिनियम है वो लागू नहीं होगा। ये थी धारा 15। अब हम धारा 16 में आते हैं कि घोषणा करने की शक्ति जो है, इस अधिनियम से संबंधित कोई भी घोषणा करने की शक्ति जो होगी वो किसके पास होगी, वो होगी समुचित सरकार के पास। अब हम धारा 17 में आते हैं कि धारा 17 बोलती है कि कठिनाइयां दूर करने की शक्ति किसके पास होगी, केंद्र सरकार के पास होगी। और धारा 18 जो है वो निरसन और व्यावृत्ति की बात करता है। निरसन का मतलब होता है निवारण, और व्यावृत्ति का मतलब होता है कि खंडन, कि कोई भी परेशानियां आई है तो उसका निवारण और उसका खंडन कौन करेगा, इस बारे में दिया गया है धारा 18 में। तो इस प्रकार कुल 18 धाराओं के बारे में हमने डिस्कशन किया है, और ये थी हमारी समान पारिश्रमिक अधिनियम। जो भी चीजें आपको डाउट है आप कमेंट बॉक्स में डाल के उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आपके डाउट्स बुक के द्वारा भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बुक में भी बहुत आसान सी भाषा में इस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। थैंक यू।